हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज अपना आगे का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये हमारी क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो आज हम चौथे नंबर अध्याय पे पहुंच गए हैं और एक चैप्टर हमारा और बचा है 5। उसके बाद हमारी 10th क्लास की ये जो NCERT की है ना पॉलिटिकल साइंस, ये हमारी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम 11th क्लास में चले जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेते हैं। 5 ही लेसन थे, हमें इसको कंप्लीट बहुत आसानी से और जल्दी हो गए। अगर आपने 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस नहीं देखी है तो आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जा कर के 9th क्लास की NCERT को कर सकते हैं। तो मैंने 6th 7th और 9th और 10th ऐसे करके कराई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 4 नंबर चैप्टर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। राइटिंग देखिए कैसे बनाती हूँ मैं, गंदी सी क्योंकि पेन नहीं ले रखा है मैंने, ऐसे फिंगर की मदद से लिख रही हूँ। तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा ईजिली आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में जो भी नॉइस आ रहा है उसको इग्नोर मारिएगा, क्योंकि इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। डॉगी भौंक रहा है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, लोगों की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करके आज का टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज का लेसन है राजनीतिक दल। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इसका हम परिचय देख लेते हैं। तो लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा करी है और कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इस पाठ्यपुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोलतोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा करी। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में। हमें दलों की ज़रूरत क्यों है? लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है? इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही ये देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है? तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतम आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वो भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं हैं। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। उनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। राजनीतिक दल का अर्थ होता है, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर ये समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है और इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर हैं। वो लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या फिर समर्थक। ठीक है अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ऊपर
जो हमारा दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ राजनीतिक दल की पेंटिंग्स हैं। तो चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार लेखन पर रोक लगा दी है। अधिकांश दलों का कहना है कि ये चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था। चुनाव के समय दीवारों का नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब सफा चट्टो हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो एक फ़ोटो बना हुआ है, कितने आड़े वक्त में हमारे सारे नेता कहाँ चले गए। तो इस तरह का एक फ़ोटो है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल के कार्य देख लेते हैं। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। पहला, दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे कि भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। दूसरी बात, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती है। तीसरी बात, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। चौथी बात, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। पांचवी बात, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वो अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। छठी बात हो गई कि जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई दफ़े लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों के द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। सातवीं बात है कि दल की सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुँच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास ना करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक दल की ज़रूरत। तो दलों के काम की सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वो देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना
चुनाव, विकसित हो या विकासशील, राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साफ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उन पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं और इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। कितने राजनीतिक दल? तो लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहां की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि ये कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं होता। ये एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रगति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक का इतिहास और उसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण ये है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, ये संभव नहीं है। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। तो अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि ये बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं, बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा था। यही बात ज़्यादातर लोकतंत्र पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों में भी ज़्यादा है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया। खुद को किसी राजनीतिक दल का
करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वालों की लोगों की संख्या और विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है और खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर दी है। भारत में पार्टी सदस्यता बड़ी है, खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ आईना आंकड़ों का दिया हुआ है कनाडा वासी का। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता कैसे प्रदान की जाती है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ये वेबसाइट पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय दल की। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों की कुछ विशेष सुविधाएं देती हैं। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है। इसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई भी दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त बन सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। इस वर्गीकरण के अनुसार 2023 में जारी भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार देश में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का गठन 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद 26 नवंबर 2012 को हुआ। पार्टी की स्थापना जवाबदेही, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शिता और सुशासन के विचार पर की गई थी। पार्टी अपने गठन के 1 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के समर्थन से सरकार बनाई। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद ये गुजरात की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में भी उभरी। फिलहाल आपने पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने लोकसभा में 1 सीट हासिल की। बहुजन समाज पार्टी स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में इसका गठन हुआ। बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है, के लिए राजनीति सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी ये पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में ये पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इस अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। ये देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर और देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से ये पार्टी 1998 में सत्ता में आई और गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 330 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट,
CPIM। 1964 में स्थापित मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी ये पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार, गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़। ये पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुफ्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा की 3 सीटें हासिल करी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे पुराने दलों में एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने मुख्य भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई, पर अभी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझान में मध्यम मार्गी, न वामपंथी न दक्षिणपंथी, इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। ये दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। 2004 से 2014 तक सिर्फ प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी पराजित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 19.5% वोट और 52 सीटें मिली हैं। अब बात करते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी की। नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी श्री PA संगमा के नेतृत्व में जुलाई 2013 में गठित हुई। NPP पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। पार्टी देश की विविधता में विश्वास करती है और मानती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विकासात्मक चुनौतियां हैं। पार्टी का मूल दर्शन सभी को शिक्षा और रोजगार के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण करना है। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने मेघालय में सरकार बनाई और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसकी मौजूदगी है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में NPP को लोकसभा में 1 सीट हासिल हुई है। अब यहाँ पर भारत में क्षेत्रीय पार्टियाँ 13 अप्रैल 2018 की जो स्थिति है, तो जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस 1939, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 1999, राष्ट्रीय लोकदल 1998, समाजवादी पार्टी 1992 जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर मतलब कहाँ पे कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं ये आप इस मैप में देख सकते हैं। बहुत सारा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीय दल की। तो इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर इन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है, पर इनकी कई राज्यों में इकाइयाँ हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई। इसमें भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए। इन दलों के ब्यूरो के लिए पिछले पृष्ठ का नक्शा आप देख सकते हैं। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां। हमने देखा कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। चूंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है, इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराज़गी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। सारी दुनिया में ये प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत एक या कुछ एक के नेताओं के हाथ में सिमट जाती है।
पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं, इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते, कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं को साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, न कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। क्योंकि कुछ एक नेताओं के पास ही ऐसी ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नियतों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती पहले चुनौती से ही जुड़ी है, वो है वंशवाद की चुनौती। क्योंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों पर, यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। ये दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। ये बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुँच जाते हैं। ये प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों को बढ़ती घुसपैठ की है। चूंकि पार्टियों की सारी चिंताएं चुनाव जीतने की होती हैं, अंततः इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सके। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया और ये प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यूरो का रह गया है कि नीतियाँ कैसे बनाई जाएँ और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल से आते जाते रहते हैं। अब बात करते हैं दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? अगर वे तैयार नहीं हैं तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधरने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में जो प्रयास किए गए या जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गौर करें। विधायकों और सांसदों को दलबदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दलबदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून में दलबदल में कमी आई है, पर इसमें पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी, पर उम्मीदवार द्वारा ही दी गई सूचनाएं सही हैं या नहीं, ये जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम ये बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता है। ये बात अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में
एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। ये व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। ये मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनमें से कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों की ज़रूरत से ज़्यादा नियमों में जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। 2 और तरीके हैं जिससे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों के द्वारा दबाव बनाने का। ये काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक, दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना लें और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। तो यहाँ पे भाई जो है प्रश्नावली शुरू हो गई है और इसी के साथ ही हमारा ये वाला लेसन भी कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? अगर आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल यानी कि स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ तो वो भी मुझे बताइए, मैं स्लो करने की कोशिश करूँगी। पर फास्ट चलने का रीज़न यही है कि आपका LT ग्रेड का एग्ज़ाम दिसंबर में लगा हुआ है, तो जिनके एग्ज़ाम LT ग्रेड के दिसंबर में लगे हुए हैं उनके लिए मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। बाकी SST वाले जो बच्चे हैं जो SST से देंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से, इन चारों में से किसी भी 2 सब्जेक्ट से, तो उनके लिए थोड़ा अभी 1 महीने का टाइम है। तो उनको लग सकता है कि मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ, बट जो बच्चे अभी दिसंबर में देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही, अब तो दिन ही नहीं बचे हैं बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ कि जितना कवर करा सकती हूँ उतना मैं कवर करा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसका लास्ट हमारा चैप्टर है वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ 10 क्लास की हमारी पॉलिटी हो जाएगी फिनिश। और साथ ही साथ मैं आपको 10 क्लास की हिस्ट्री भी शुरू करा दूँगी। ठीक है, तो हिस्ट्री भी भाई ज़रूरी है। हिस्ट्री और पॉलिटी 2 अभी मैं साथ लेकर चल रही हूँ। तो इसके बाद या तो पॉलिटी शुरू हो जाएगी या तो फिर मैं हिस्ट्री शुरू करती, देखती हूँ मैं क्या कर पाती हूँ, या फिर अलग अलग टाइम पर दोनों आएंगे आपके। एक दिन हिस्ट्री आएगा और एक दिन पॉलिटी आएगा, या फिर एक ही दिन आपका हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों आ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तैयार रहिए और जिनके सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए। थैंक यू, बाय।